गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था उत्परिवर्तन एवं आनुवांशिक कोट। यहाँ तक जो था हमारा चैप्टर हो चुका था। अब आपको बता देता हूँ चैप्टर के बारे में। 2 वीडियो इसके बनेंगे, एक तो आज का वीडियो और एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है पार्ट 12 के अंदर ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा और 6 नंबर चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आज के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसकी मैंने चर्चा पीछे वाले वीडियो के अंदर की थी। अंतरण आरएनए या बोल सकते हो अनुकूलक अणु। देखिए, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है, इनको थोड़ा सा समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। समझ कर ही हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अंतरण आरएनए या अनुकूलक अणु की बात करें तो ये ऐसे आरएनए अणु होते हैं या इस प्रकार के जो आरएनए होते हैं, जैसे हमने अंतरण आरएनए लिख रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो आरएनए होते हैं इनका निर्माण जो है वो केंद्रक के अंदर डीएनए से अनुलिपीकरण के द्वारा होता है। कहाँ होता है इनका निर्माण? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और डीएनए अनुलिपीकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डीएनए अनुलिपीकरण के द्वारा होता है। केंद्रक के तो अंदर होता है, डीएनए अनुलिपीकरण के द्वारा होता है। बाद में ये क्या करते हैं, निर्मित होने के बाद में ये केंद्रक से बाहर निकल जाते हैं। केंद्रक से बाहर निकलकर ये जो कोशिका द्रव होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। निर्माण जो है अंतरण आरएनए का इनके अंदर होता है केंद्रक के, वो भी डीएनए अनुलिपीकरण द्वारा होता है। बाद में ये केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार के आरएनए अणु कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं। ये आरएनए क्या करते हैं, इस कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो अम्लों के अणुओं को, एमिनो एसिड जो हमने 20 पढ़े थे, एमिनो एसिड के अणुओं को कहाँ तक ले जाते हैं? राइबोसोम तक ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं? राइबोसोम तक ले जाते हैं। इस प्रकार इन आरएनए को अंतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरण आरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए जो है वो बोला जाता है। तो ये आप अंतरण आरएनए और अनुकूलक आरएनए के बारे में इस प्रकार से इसकी परिभाषा जो है उसको याद रख सकते हो कि अंतरण आरएनए का निर्माण केंद्र के अंदर डीएनए अनुलिपीकरण के द्वारा होता है। बाद में ये केंद्र से बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, जहाँ से ये आरएनए एमिनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं। इस कारण इनको अंतरण या फिर ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। ये कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर लगे, किस पे? कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर लगे एमआरएनए पर निश्चित स्थान से जुड़कर, किससे भाई? देखिए फिर से सुनिए, जो राइबोसोम है उसमें एमआरएनए अणुओं, एमआरएनए है, उन पर निश्चित स्थान से जुड़ जाते हैं। उन पर क्या होंगे? निश्चित स्थान से जुड़कर एमिनो अम्लों के अणुओं को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में निर्धारित क्रम में फिट करते हैं। एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में क्या करते हैं? निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो ये आपके अंतरण आरएनए या अनुकूलक आरएनए हो गया। अब देखिए, एक शब्द आता है इससे ही संबंधित, क्लोवर लीफ।
देखिए इस आरएनए की जो संरचना होती है क्या होती है, वो क्लोवर की पत्ती जैसी होती है। क्लोवर पादप के किसकी जैसी होती है, पत्ती जैसी होती है। लीफ का मतलब पत्ती। इस प्रकार की जो संरचना है वो होती है। आप नोट्स के अंदर इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। इस प्रकार की जो है वो इसकी संरचना होती है, इसलिए इसकी संरचना को क्लोवर लीफ मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया अंतरण जो आरएनए था या अनुकूलक अणु, उसकी बात हमने कर ली। इसके बाद में बात करते हैं स्थानांतरण या अनुवादन की। किसकी बात करते हैं, स्थानांतरण या अनुवादन की। स्थानांतरण या अनुवादन या रूपांतरण भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ट्रांसलेशंस बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। देखिए आपको याद आ रहा होगा, मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस क्रिया को हमने क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन बोला था। क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन बोला था, अनुलेखन बोला था। एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है, उस क्रिया को हमने ट्रांसलेशन कहा था। क्या बोला था, ट्रांसलेशन बोला था या फिर अनुवादन बोला था। ट्रांसलेशन या फिर क्या बोला था, अनुवादन बोला था। तो एमआरएनए अणुओं पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को अनुवादन कहते हैं। किस पे, इस एमआरएनए पर। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन, भाई प्रोटीन निर्माण की क्रिया को अनुवादन कहते हैं या स्थानांतरण कहते हैं। तो आप लोग ये याद रख सकते हो कि एमआरएनए अणु पर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, उसके निर्माण की क्रिया को ही क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है या अनुवादन जो है वो कहा जाता है, या स्थानांतरण इसको बोल सकते हो। इस प्रकार में, इस प्रक्रिया में अगर बात करें तो एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए तीनों प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर एमआरएनए भी भाग लेता है, इस प्रक्रिया में टीआरएनए भी भाग लेता है, इस प्रक्रिया में आपका राइबोसोमल आरएनए जो है वो भी भाग लेता है। कहने का मतलब है तीनों प्रकार के आरएनए अणु जो है वो भाग लेते हैं। और ये जो प्रक्रिया है अनुवादन की, ये यहाँ से एमआरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्मित होने की क्रिया ये राइबोसोम पे संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है, राइबोसोम पर संपन्न होती है, राइबोसोम पर होती है। इसके कुछ चरण हैं, उन चरणों की हम लोग बात कर लेते हैं कि वो चरण कौन कौन से हैं। तो चरणों में अगर बात करें तो सबसे पहला तो है एमिनो अम्लों का सक्रिय, एमिनो अम्लों का सक्रियण अर्थात उनका सक्रिय होना। पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि कोशिका द्रव्य में जो सभी 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, कोशिका द्रव्य में जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। किस अवस्था में, डीएक्टिव अवस्था के अंदर पड़े हुए रहते हैं। परंतु जब टीआरएनए से जुड़ने से पहले एमिनो अम्ल जो है वो मैग्नीशियम आयन और एक एंजाइम एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज, इस एंजाइम की उपस्थिति में और प्लस एटीपी के साथ जुड़कर वो किस अवस्था में आ जाते हैं, एक्टिव अवस्था में आ जाते हैं। और जब सक्रिय एमिनो अम्ल जो है वो सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं तब उनको बोला जाता है एमिनो एसिल एडिनिलेट। तब क्या कहा जाता है उनको, एमिनो एसिल एडिनिलेट जो है वो कहा जाता है। तो ये था एमिनो अम्लों का सक्रिय। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो राइबोसोम का योगदान, 2 नंबर पर क्या है, राइबोसोम का योगदान। राइबोसोम का योगदान,
देखिए राइबोसोम के योगदान की बात करें तो बहुत सारे राइबोसोम मिलकर सहक्रिय पॉलीराइबोसोम बनाते हैं, जो इस प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। भाई बहुत सारे राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं, मिलकर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीराइबोसोम बनाते हैं, जो इस क्रिया में मुख्य रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। 3 नंबर अगर बात करें तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण की शुरुआत होना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, तो ये प्रारंभन होता है जिसके लिए AUG कोडोन जो है वो काम करता है। शुरुआत कौन करता है? AUG जो होता है कोडोन, वो शुरुआत करता है। तीसरा है, चौथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना एवं लंबा होना। इसकी अगर बात करें तो ये श्रृंखला बहुत सारे एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ते रहते हैं और ये क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। पेप्टाइड जो बॉन्ड होते हैं उनके द्वारा बनती जाती है और आगे से आगे लंबी होती जाती है। 5 नंबर अगर बात करें, 5 नंबर में क्या होगा, इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होगा, समापन होगा। क्या होगा? समापन होगा। तो जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण पूर्ण हो जाता है तब क्या होगा, जो mRNA है उस पर, जो mRNA पर ऐसा कूट आ जाता है जो इसको प्रतिकूट tRNA पर नहीं होने देता है। ऐसे कूट को श्रृंखला समापन कूट कहा जाता है और वो 3 होते हैं, UAA, UAG। ठीक है, आपने तीनों के नाम जो है वो पीछे वाले वीडियो के अंदर भी मैंने जब आनुवांशिक कूट पढ़ाया था तब आपको बताए थे। ठीक है, तो ये 3 समापन कोड होते हैं और ये AUG क्या होता है, इसको समारंभन करता है या इसका प्रारंभन करता है, इसको स्टार्टिंग करता है। तो इस प्रकार से जो है वो किसकी निर्माण होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या फिर प्रोटीन निर्माण की क्रिया जो है वो होती है और उसी को हमने क्या बोला है, अनुवादन बोला है। तो mRNA अणुओं पर से राइबोसोम पर प्रोटीन निर्माण की क्रिया को ही अनुवादन या स्थानांतरण कहा जाता है, जिसके लिए तीनों प्रकार के RNA ही आवश्यक होते हैं। और एमिनो अम्लों का सहक्रियण जो है इसके 5 चरण है। सबसे पहले एमिनो अम्ल सहक्रिय होते हैं क्योंकि ये कोशिका द्रव्य में निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। दूसरा, राइबोसोम का योगदान आपस में जुड़ते जाते हैं, इसका प्रारंभन हो गया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का लंबा होना हो गया और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या हो गया, समापन हो गया। इस प्रकार से हमारा ये स्थानांतरण और अनुवादन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन। किसकी बात करते हैं? जीन अभिव्यक्ति का नियमन। देखिए इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें भी एक लेकोपेरोन शब्द आएगा जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आपके इस चैप्टर का एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद में आपका ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। जीन अभिव्यक्ति के नियमन की बात करते हैं तो जीन अभिव्यक्ति के नियमन का अगर व्यापक अर्थ हम लोग बात करें तो विभिन्न स्तरों पर होती है। जीन अभिव्यक्ति जो होती है वो क्या होती है, विभिन्न स्तरों पर होती है। किस पे होती है? विभिन्न स्तरों पर होती है और इसके फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड जो है उसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पॉलीपेप्टाइड का निर्माण जो है वो होता है। देखिए हमने अनुवादन में भी यही पढ़ा था कि पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न स्तर होते हैं, उन स्तरों के माध्यम से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अर्थात कह सकते हैं इस पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को कई स्तरों द्वारा नियमन जो है वो किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नियमन के स्तरों की। तो मुख्य रूप से 4 स्तर हो सकते हैं। किसमें? जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकेरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर अगर हम लोग बात करें तो 4 स्तर जो हैं वो मुख्य रूप से हो सकते हैं, जिनके मैं आपको नाम बता देता हूं। एक तो अनुलेखन स्तर हो सकता है, जिसे आप लोग प्रारंभिक अनुलेखन का निर्माण बोल सकते हो। दूसरा संसाधन स्तर हो सकता है, जिसको संबंध का नियमन भी बोल सकते हो। तीसरा mRNA को केंद्रक से कोशिका प्रवण में अभिगमन हो सकता है
और चौथा होता है स्थानांतरीय स्तर। ठीक है, तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नियमन के कई स्तर होते हैं। जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे जीन जो होती है ना, वो एक विशेष कार्य को संपन्न करती हैं। जीन जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक विशेष कार्य को संपन्न करती हैं। और वो कार्य क्या होगा उसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास जो है वो करते हैं। देखिए उदाहरण जो है वो लेते हैं ई कोलाई का। किसका? जो बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई की बात करते हैं। तो ई कोलाई में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। क्या नाम होता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, ये संश्लेषित होता है। ये जो एंजाइम होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, यह एंजाइम डाइसैकेराइड ग्लैक्टोज का जल अपघटन करता है। किसका जल अपघटन करता है? ये देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये करता है डाइसैकेराइड लैक्टोज का। ये एंजाइम क्या करता है? जल अपघटन करता है। क्या करता है? जल अपघटन करता है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज एवं ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका? ग्लूकोज एवं ग्लूकोज का निर्माण जो है वो होता है। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण हमने लिया ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु में ये एक बी ग्लैक्टोसाइडेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो डाइसैकेराइड ग्लूकोज का जल अपघटन करता है और ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो इसके लिए ऊर्जा का स्रोत है। जो किसके लिए ऊर्जा का स्रोत है? ई कोलाई के लिए किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। ई कोलाई के लिए किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। यदि ई कोलाई के पास उपयोग करने के लिए ऊर्जा स्रोत के लिए ग्लूकोज उपलब्ध नहीं है, भाई यहाँ पे ग्लूकोज का जल अपघटन हुआ और ये बन गए जो इसको ऊर्जा प्राप्त कराते। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ई कोलाई के पास लैक्टोज है ही नहीं, लैक्टोज जो है वो उपलब्ध ही नहीं है, तब इसे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। तब इसको किस एंजाइम की उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम केवल और केवल डाइसैकेराइड ग्लूकोज का जल अपघटन करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो एक कोलाई के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज है ही नहीं तो किसका जल अपघटन होगा? इसलिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम उत्पन्न करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अतः इस उदाहरण से हम लोग ये समझ सकते हैं कि उपापचय, वातावरणीय या शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप जीन की जो अभिव्यक्ति है वो नियमित होती है। मतलब आवश्यकता अनुसार ही मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए ही जो जीन की अभिव्यक्ति है वो नियमित होती है। अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक में। ये तो यूकैरियोटिक की तो हमने ऊपर बात की थी 4 स्तर की। अब प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन जो है उसके प्रारंभन की दर को नियंत्रण करने वाला प्रभावी स्थल होता है जो जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। अनुलेखन इकाई में आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाविधि एक निश्चित प्रोमोटर के साथ सहयोगी प्रोटीन से सहयोगी प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा नियमित होती है। वह उसे प्रारंभन स्थल निश्चित करने में सहायता करती है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर हमने बात की। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर एक मुख्य रूप से ओपेरेन होता है जो सोम का विशिष्ट ऑपरेटर व दमनकारी होता है। जैसे बात करेंगे लेक ओपेरोन की। किसकी बात करेंगे? लेक ओपेरोन की। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको परीक्षा में कई बार पूछा गया है। लेक ओपेरोन की बात करते हैं तो 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था जेकब व एक का नाम था मोनार्ड। जेकब व मोनार्ड ने लेक ओपेरोन के बारे में जानकारी दी थी। लेक ओपेरोन, लेक शब्द जो है इसका यहाँ पे मतलब है लैक्टोज। क्या मतलब है? लैक्टोज। ठीक है, इसमें पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य प्रोमोटर व
नियामन जीन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई, फिर से सुन लीजिए। पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य प्रमोटर एवं नियामक जीन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नियामक जीन द्वारा होता है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था में जो जीवाणु में बहुत सामान्य रूप से देखने को मिलती है, इसलिए इसे ओपेरोन कहा जाता है। अगर बात करें हमें, तो ओपेरन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वेल ओपेरोन, VAL, ठीक है। इसके अलावा हिज ओपेरोन, एक हम लोग पढ़ रहे हैं लेक ओपेरोन, एक होता है TRP ओपेरोन। अगर आपसे ओपेरोन के उदाहरण पूछ लिए जाएं तो लेक ओपेरोन के अलावा आप लोग और भी उदाहरण कई दे सकते हो। देखो, मानव के आंत में जो कोलाई पाया जाता है, पता है सभी को, बहुत बार बता चुका हूँ। कोलाई सामान्य रूप से लैक्टोज के अपचय से ऊर्जा प्राप्त करता है। अभी अभी हमने ऊपर भी बात की, जो कोलाई जीवाणु है ये किसके, लैक्टोज के अपचय से क्या प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। अपचय से इसे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। इस आधार पर जो जैकब व मोनार्ड है, उन्होंने ये ज्ञात किया कि DNA में 3 जीन का एक समूह है, लैक्टोज का अपचयन करने वाले 3 एंजाइमों के संश्लेषण हेतु संबंधित होता है। कितने एंजाइमों हेतु, 3 एंजाइमों हेतु। जब पोषण माध्यम में ग्लूकोज उपस्थित होता है, किसमें, पोषण माध्यम में जब लैक्टोज, ग्लूकोज नहीं, पोषण माध्यम में जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो वो तीनों जीन क्या रहती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। तीनों जीन क्या हो जाती हैं, सक्रिय होती हैं, ठीक है। जैकब व मोनार्ड ने जीन की सक्रियता के नियमन के लिए ये लेक ओपेरोन है, इसको बताया था, और इसके अनुसार उन्होंने बताया कि लैक्टोज के अपघटन और ऊर्जा उत्पादन हेतु 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जिनमें से पहला एंजाइम था बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदलता है लैक्टोज को, ठीक है। दूसरा था परमीएज, तीसरा जो है वो बताया ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है। ये 3 एंजाइम जो है वो जैकब व मोनार्ड ने बताए थे। किसने, जैकब व मोनार्ड ने बताए थे, किसके लिए, लैक्टोज के अपघटन और उससे ऊर्जा उत्पादन हेतु। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लैक्टोज व ऊर्जा उत्पादन, लैक्टोज के अपचयन व ऊर्जा उत्पादन के लिए किन एंजाइमों की आवश्यकता होती है, उनके नाम बताइए। तो ये जो आपको स्क्रीन पे तीनों नाम दिख रहे हैं, ये तीनों नाम जो है एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों का संश्लेषण जो है वो बहुशिस्टोनिक mRNA अणुओं के अनुवादन से होता है, ठीक है। तो ये बात तो आपको याद रखनी है। इस बहुशिस्टोनिक mRNA का संश्लेषण लेक ओपेरोन में स्थित 3 संरचनात्मक जीन या सिस्टोन की श्रृंखलाओं से अनुलेखन के द्वारा होता है। और ये 3 संरचनात्मक जीन कौन सी होती है, 3 संरचनात्मक जीन की बात करें, ये कौन सी होती हैं, जिन्हें आप लोग सिस्ट्रोन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सिस्ट्रोन। ये होती हैं, एक तो होती है सिस्ट्रोन Z, एक होती है सिस्ट्रोन Y, और एक होती है सिस्ट्रोन A, ठीक है। ये 3 प्रकार की संरचनात्मक जीन जो है वो होती हैं, ये एक दूसरे के समीप होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं, ये समीप होती हैं। इस प्रकार से ये Z, ये Y और ये क्या हो गया A, इस प्रकार से ये समीप होती हैं और इनमें परस्पर समन्वय भी होता है। और ये तीनों जीन इनको अपने आप को कंट्रोल करती हैं। इसमें अगर बात करें तो Z जो है वो तो रेगुलेटर जीन कहलाती है। क्या कहलाती है, रेगुलेटर जीन कहलाती है। Y की अगर बात करें तो वो प्रमोटर जीन कहलाती है, और अगर A की बात करें तो वो ऑपरेटर जीन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑपरेटर। ये तो रेगुलेटर जीन हो गई, ये प्रोमोटर जीन हो गई, और ये क्या हो गई, ऑपरेटर जीन जो है वो हो गई। रेगुलेटर का मतलब उनको नियंत्रण में रखना, प्रमोटर का मतलब उनको स्टार्ट करना, और ऑपरेटर का मतलब उनका नियंत्रण जो है वो बनाए रखना। तो इस प्रकार से ये 3 संरचनात्मक जीन जो है वो पाई जाती हैं। इस बात कर लेते हैं इन तीनों जीनों की कौन कौन से एंजाइम द्वारा ये कूटलेखित होती हैं। तो सबसे पहले सिस्ट्रोन Z की बात करते हैं। सिस्ट्रोन Z जो है
बीटा ग्लेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है। किसके लिए? बीटा ग्लेक्टोसाइडेज के लिए क्या करता है? कोड। इसके लिए कोड जो है वो करता है, जो डाइसेकेराइड ग्लूकोज का जल अपघटन करके उसे ग्लेक्टोज और ग्लूकोज में व्यक्त करता है। ये किसको? जो डाइसेकेराइड है उसको, उसका जल अपघटन करके उसे ग्लेक्टोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। जो हमने शुरुआत में यहाँ पे बात की थी वो इसी प्रकार से बीटा ग्लेक्टोसाइड, और उसमें संरचनात्मक जीन कौन सी होगी? सिस्टोन Z होगी। दूसरी बात करते हैं सिस्टोन Y की। तो सिस्टोन Y जो है वो परमीएज के लिए कोड करता है। किसके लिए? परमीएज एंजाइम के लिए क्या करता है? कोड जो है वो करता है। ये क्या करते हैं? बीटोग्लेक्टोसाइडेज के लिए कोशिका की पारगम्यता को बढ़ा देते हैं। इसके लिए किसकी? कोशिका की जो पारगम्यता होती है, आर पार होने की क्षमता जो होती है, पदार्थों के आर पार होने की जो क्षमता होती है उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पारगम्यता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तीसरा अगर बात करें सिस्टोन A की बात करते हैं, तो ये है किसके लिए कोड करता है? ट्रांस एसिटिलेज। किसके लिए? ट्रांस एसिटिलेज के लिए कोड करता है। और ये लैक्टोज के उपापचय के लिए तीनों जीन के उत्पाद लेकोपेरोन में क्या होता है? आवश्यक होता है। किसमें आवश्यक होता है? लेकोपेरोन के अंदर आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, ये लेकोपेरोन की अवधारणा थी जो जैकब व मोनार्ड द्वारा, जिसमें 3 मुख्य जो आपके जीन थी और 3 ही मुख्य आपके एंजाइम थे। और कौन सी जीन द्वारा कौन सा एंजाइम कोड लिखित होता है वो भी मैंने आपको बता दी। अब इनके कार्यों की बात करें लेकोपेरोन की, तो वो लैक्टोज की उपस्थिति और लैक्टोज की अनुपस्थिति में हो सकता है। अगर लैक्टोज की उपस्थिति है तो उसमें प्रेरक की आवश्यकता जो है वो होगी। ठीक है, तो प्रेरण उत्प्रेर जो लेकोपेरोन है वो होगा। और अगर नहीं है तो वहां पे क्या है? दमनकारी ओपेरॉन होगा, जिसके अंदर क्या होगा? दमनकारी ओपेरॉन जो है वो उपस्थित रहेगा। इनको अगर ज़्यादा विस्तार से समझना हो तो हम लोग रिवीजन के अंदर इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आपके इस चैप्टर के अंदर मात्र ये समझो आप 2 टॉपिक हो रहे हैं। एक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, और एक रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, 2 टॉपिक रहे हैं मुख्य। इसे तो बोलते हैं HGP और ये हो गया DFP। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैंने ही लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इन 2 टॉपिकों की हम विस्तार से बात जो है वो और करेंगे। बाकी इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।